गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मॉक ड्रिल सीरीज थर्ड, तैयारी जीत की, जो कि आपको यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 61, हु कॉइन द फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन? बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, शेक्सपियर या थॉमस किड? किसने कॉइन किया है फ्रेज मार्लोज माइटी लाइन? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन ने कॉइन किया है मार्लोस माइटी लाइन। जो मार्लोस माइटी लाइन है ये एक ब्लैंक वर्स है। क्रिस्टोफर मार्लो ने जो ब्लैंक वर्स यूज़ किया है उसको बेन जॉनसन ने मार्लोस माइटी लाइन कहा है। क्वेश्चन नंबर 62, द टर्म लॉस्ट जनरेशन वॉज कॉइन बाई? लॉस्ट जनरेशन किसने कॉइन किया था? अर्नेस्ट हेमिंगवे, गर्ट्यूड स्टेन, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड या विलियम फॉकनर? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, गर्ट्यूड स्टेन ने कॉइन किया था लॉस्ट जनरेशन। एक्सप्लेनेशन देखिए, द टर्म लॉस्ट जनरेशन रिफर टू द जनरेशन ऑफ द पीपल, particularly American writers and artists, who came of age during World War First and who experienced disillusionment and the sense of cultural loss in the aftermath of the war। जो लॉस्ट जनरेशन है ये रिफ़र करता है जनरेशन ऑफ पीपल को, पर्टिकुलरली अमेरिकन राइटर्स एंड अमेरिकन आर्टिस्ट को रिफ़र करके। लॉस्ट जनरेशन जो टर्म है ये अमेरिकन राइटर्स और अमेरिकन आर्टिस्ट को रिफ़र किया गया है, जो आए है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में आए इस एज में, एंड हु एक्सपीरियंस डिसइल्यूजनमेंट एंड द सेंस ऑफ कल्चर लॉस इन द आफ्टरमैथ ऑफ द वॉर। जो युद्ध के बाद में जो परिणाम निकल कर आए हैं उसमें सेंस ऑफ कल्चर लॉस, मोरल्स, ये सब लॉस हो गए थे, उसका अनुभव बताता है। जो लॉस्ट जनरेशन टर्म है ये रिफ़र किया गया है अमेरिकन राइटर्स और आर्टिस्ट को। इतना याद रखिएगा कि लॉस्ट जनरेशन टर्म किसको रिफ़र किया गया है, तो अमेरिकन राइटर्स एंड आर्टिस्ट को रिफ़र करके कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 63, गोथिक रोमांस का मतलब क्या है? नॉवल रिटन इन ग्रीक लैंग्वेज, नॉवल ऑफ आइडिया, नॉवल ऑफ टेरर या नॉवल ऑफ क्राइम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द नॉवल ऑफ टेरर। 64, द टर्म लेक स्कूल वॉज फर्स्ट यूज्ड derisively in the Germ, पंच, क्वार्टरली रिव्यू, एडिनबर्ग रिव्यू। लेक स्कूल को सबसे पहले किसने यूज़ किया था और किस मैगजीन में यूज़ किया था? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, एडिनबर्ग रिव्यू में आया था लेक स्कूल टर्म। एक्सप्लेनेशन देखिए, लेक स्कूल रिफर टू द ग्रुप ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, particularly William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge और रॉबर्ट सदे, who lived and were inspired by Lake District in England। जो लेक स्कूल टर्म है ये रिफर करता है विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेरिज और रॉबर्ट सदे को, जो रहते लेक डिस्ट्रिक्ट में, इंग्लैंड में। द टर्म लेक स्कूल referring to group of English romantic poets was first used in a derogatory sense by Francis Jeffrey in the Edinburgh Review in August 1870। जो लेक स्कूल टर्म है ये रिफ़र करता है इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स के ग्रुप को, और इसको यूज़ किया गया था इंसल्टिंग वे में, फ्रांसिस जेफरी ने यूज़ किया था इसको सबसे पहले एडिनबर्ग रिव्यू में 1817 में। तो आप इतना याद रखिए कि लेक स्कूल पोएट्स में कौन कौन से पोएट आते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलेरिज और रॉबर्ट सदे। इसको सबसे पहले यूज़ किया गया था फ्रांसिस जेफरी के द्वारा एडिनबर्ग रिव्यू में 1817 में। इतनी बातें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65, हु डिफाइन रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ द क्यूरियोसिटी टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी? किसने डिफाइन किया रोमांटिसिज्म को एडिशन ऑफ द क्यूरियोसिटी, डिजायर ऑफ ब्यूटी के रूप में? ऑप्शन ए में है थॉमस ग्रे, ऑप्शन बी वॉल्टर पेटर, ऑप्शन सी विलियम कॉपर या ऑप्शन डी जॉर्ज क्रेबी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉल्टर पेटर ने रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया है द एडिशन ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द डिजायर ऑफ ब्यूटी के रूप में।
क्वेश्चन नंबर 66, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज, ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को किस नाम से जानते हैं? कैथोलिक रिवाइवल, स्ट्रगल फॉर रीजन, गेटवे टू एंग्लिकन चर्च या कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन माइंड एंड सोल? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट को कैथोलिक रिवाइवल के नाम से भी जानते हैं, हाई चर्च मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं और टेक्टेरियन मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। लास्ट सेशन में सब डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सफोर्ड मूवमेंट के बारे में, और सिलेक्शन बैच में भी डिस्कस कर चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67, द प्री रेफेलाइट मूवमेंट वॉज इनिशिएट बाई AC स्विनबर्न, डांते गैब्रियल रोज़टी, AH क्लब या थॉमस हार्डी? क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डांते गैब्रियल रोज़टी। एक्सप्लेनेशन देखिए, प्री रेफेलाइट मूवमेंट ये ग्रुप है इंग्लिश पोएट, पेंटर एंड क्रिटिक्स का, इनिशिएट बाय विलियम होलमैन हंट, जॉन इवरेट्स मिलेस, डांते गैब्रियल रोज़टी इन 1848। प्री रेफेलाइट मूवमेंट ये ग्रुप है पेंटर्स का, पोएट्स का, क्रिटिक का, और इसमें जो आते हैं वो विलियम होलमैन हंट, जॉन इवरेट मिलाइस एंड दांते गैब्रियल रोज़टी। इन 1848 में ये मूवमेंट आया था। दे फॉर्म द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, लेटर नोन एज द प्री रेफेलाइट। जब ये फॉर्म हुआ था तो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से जाना जाता था, बाद में प्री रेफेलाइट्स के नाम से जानने लगे। डीजी रोस्टी हु वॉज अ गिफ्टेड पोएट एज वेल एज पेंटर, तो डीजी रोस्टी है जो पोएट के साथ साथ पेंटर भी थे। तो कौन से पोएट है जो पोएट और पेंटर दोनों थे? तो डीजी रोस्टी थे। तो डीजी रोस्टी पोएट भी थे और पेंटर भी थे। क्वेश्चन नंबर 68, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्ली विक्टोरियन एज, faith in the science and religion, faith in the industrialization, faith in the reality of progress या faith in skepticism? अर्ली विक्टोरियन एज की आपको विशेषता बतानी है, क्या थी? क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, फेथ इन द रियलिटी ऑफ प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 69, द ड्रामा ऑफ आइडियाज इज आल्सो कॉल्ड, ड्रामा ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, सेंटिमेंटल प्ले, प्रॉब्लम प्ले या डार्क प्ले? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रॉब्लम प्ले। द ड्रामा ऑफ आइडियाज इज आल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम प्ले। क्वेश्चन नंबर 70, हु इज कॉल्ड द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, किसको कहा गया है फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक? क्विंटिलियन, लॉन्जीनस, होरेस या एरिस्टोटल? क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्जीनस को कहा गया है फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। लॉन्जीनस का एक वर्क है ऑन द सबलाइम, जो कि एक ट्रीटाइज है, पब्लिश हुआ था 1554 में, 1554 में। क्वेश्चन नंबर 71, द रूट मीनिंग ऑफ हमासिया, हमासिया का रूट मीनिंग क्या है? जजिंग, कैलकुलेशन, मिसिंग द मार्क, अ मोरल फेलिंग या गेसिंग द मार्क? क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, मिसिंग द मार्क। हमासिया का जो रूट मीनिंग होता है वो होता है मिसिंग द मार्क। क्वेश्चन नंबर 72, हु सेज दैट आर्ट इज द विटनेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड, किसने कहा है आर्ट इज द विटनेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड? जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन रस्किंग, थॉमस कार्लाइल या जॉन हेनरी न्यूमैन? क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, जॉन रस्किन ने कहा है आर्ट इज द विटनेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 73, वर्स डी लिबरे मीन्स, वर्स डी लिबरे का क्या मतलब होता है? ब्लैंक वर्स, नो वर्स, कोटली वर्स या फ्री वर्स? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्स डी लिबरे ये किस टाइप का वर्ड है, ग्रीक है, लैटिन है या किस टाइप का शब्द है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री वर्स। तो वर्स डी लिबरे का मतलब होता है फ्री वर्स, जिसमें ना तो राइम होती है और ना मीटर होता है, नो राइम नो मीटर। क्वेश्चन नंबर 74, एन अनस्ट्रेस्ड syllable followed by the stressed level is ट्रोकेइक मीटर, आयम्बिक मीटर, एनापेस्ट मीटर या डेक्टाइल मीटर? अनस्ट्रेस्ड syllable followed by the stressed level क्या कहते हैं उसको? ट्रोकेइक कहते हैं, आयम्बिक, एनापेस्ट या डेक्टाइल?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयम्बिक मीटर। अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय द स्ट्रेस लेवल, आयम्बिक मीटर। इसी का अपोजिट हो जाएगा ट्रोकाइक मीटर। उसमें होता है स्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल। क्वेश्चन नंबर 75, हेप्टामीटर इज आल्सो कॉल्ड। हेप्टामीटर को किस नाम से जानते हैं? पोस्टन लाइन, फोर्टीनर, मीनिंगलेस लाइन या एक्स्ट्रावेजेंट मीटर। क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, फोर्टीनर लाइन कहते हैं हेप्टामीटर को। क्वेश्चन नंबर 76, रेक्टाइलिक मीटर इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए में फॉलिंग मीटर, ऑप्शन बी असेंडिंग मीटर या ऑप्शन सी मीटर ऑफ नेग्लिजेंस या ऑप्शन डी मीटर ऑफ इनोवेशन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉलिंग मीटर। रेक्टाइलिक मीटर इज आल्सो नोन एज फॉलिंग मीटर। क्वेश्चन नंबर 77, iambic meter is also called the rising meter because the stage falls at the end of the foot, the stage falls at the beginning of the foot, the stage fall at the middle of the foot या stage falls at the alternate foot। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, द स्टेज फॉल एट द एंड ऑफ द फुट। क्वेश्चन नंबर 78, हाफ राइम इज आल्सो कॉल्ड वीकेंड राइम, राइम रिचे, इम्परफेक्ट राइम, पैरा राइम। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, इम्परफेक्ट राइम। हाफ राइम इज आल्सो नोन एज नियर राइम, स्लैंट राइम और इम्परफेक्ट राइम। जो हाफ राइम है उसको नियर राइम भी कहते हैं, स्लैंट राइम भी कहते हैं और इम्परफेक्ट राइम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द टर्म प्लेजियरिस्ट। प्लेजियरिस्ट क्या है? प्रोड्यूसर ऑफ प्ले है, डायरेक्टर ऑफ प्ले है, on who passes off as one's own what has been written by someone else या म्यूजिशियन ऑफ प्ले। क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, ऑन हु passes off as one's own what has been written by someone else। दूसरे की साहित्यिक को चुरा लेना प्लेजियरिस्ट कहलाता है, मतलब साहित्यिक चोरी। क्वेश्चन नंबर 80, क्रिटिक सेज, एक क्रिटिक कहते हैं कि डाउन राइट फ्लेटरी ग्रॉस सीमलेस लाइंग फ्लेटरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ विच वर्क इज बीइंग रिफर टू हेयर। यहाँ पे किस वर्क के बारे में क्रिटिक ने कहा है कि डाउन राइट फ्लेटरी ग्रॉस सेमलेस लाइंग फ्लेटरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ? फेरी क्वीन के बारे में कहा है, अमोरिटी के बारे में, सेफर्ड्स कैलेंडर के बारे में, पिथैलमियन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द फेरी क्वीन के बारे में कहा है एक क्रिटिक ने डाउन राइट फ्लेटरी ग्रोस सेमलेस लाइंग फ्लेटरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। First three books of the Edward Spencer epic poem The Fairy Queen, published in 1590, a longer version including books 4 to 6 was published in 1596। द फेरी क्वीन में टोटल 6 बुक है, उसमें जो फर्स्ट 3 बुक्स है ये पब्लिश हुई थी 1590 में और लास्ट की 3 बुक्स ये पब्लिश हुई थी 1596 में। क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मैनी कंटूज आर देयर इन बुक 1 ऑफ द फेरी क्वीन। द फेरी क्वीन का बुक फर्स्ट है, उसमें कितने कंटूज हैं? 6, 12, 4 या 10?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नॉट कंसीडर पार्ट ऑफ द लॉस्ट जनरेशन। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से कौन सा लॉस्ट जनरेशन में नहीं आता है, ये आपको बताना है, नॉट वाला बताना है। तीन आते हैं, एक नहीं आता है, जो नहीं आता वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, ऑप्शन बी एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड, या ऑप्शन सी जॉन डॉस पॉसेस, या रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें कौन से राइटर है जो लॉस्ट जनरेशन में नहीं आती हैं। जो लॉस्ट जनरेशन है ये रिफर किया गया अमेरिकन राइटर्स और अमेरिकन आर्टिस्ट को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट नहीं आते हैं, बाकी अर्नेस्ट हेमिंग्वे आते हैं, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड आते हैं, जॉन डॉस पॉसेस आती हैं। क्वेश्चन नंबर 83, इन द dedicatory letter Spencer says that the real beginning of the allegory in the fairy queen is to be found in। तो रियल बिगिनिंग है ऑफ द allegory, जो allegory की रियल बिगिनिंग है वो स्पेंसर की किस बुक में आती है। बुक 12, बुक फर्स्ट, बुक 10 या बुक 6। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुक 12। क्वेश्चन नंबर 84, व्हेन सिडनी पास्ड अवे स्पेंसर रोट एन एलेजी ऑन हिज डेथ, विच वन। जब सिडनी की डेथ हुई थी तब स्पेंसर ने एक एलेजी लिखी थी उनकी डेथ पर, तो उस एलेजी का आपको नाम बताना है। अमोरेटी है, इपिथेल्मियन है, एस्ट्रोफेल है, शेफर्ड्स कैलेंडर है। एट्टी फोर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलिप सिडनी की डेथ पर स्पेंसर ने एक एलेजी लिखी थी एस्ट्रोफेल नाम से। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पेंसर की एस्ट्रोफेल ये फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1595 में एज द पार्ट ऑफ बैलून टाइटल कूलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन। उस बैलून का जो टाइटल दिया था कूलिंग क्लाउड्स कम होम अगेन दिया था। दिस बैलून पब्लिश बाय विलियम पोन्सोनबाई। एस्ट्रोफेल इज pastoral elegy written in response to डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी की डेथ पर एस्ट्रोफेल लिखी थी, ये एक पेस्टोरल एलेजी है, 1595 में पब्लिश हुई है। और ये जिस बैलूम में पब्लिश हुई थी उस बैलूम का टाइटल था कोलिन्स क्लाउड्स कम होम अगेन। और फिलिप सिडनी की जब डेथ हुई थी 1586 में, 1586 में फिलिप सिडनी की डेथ हो गई थी और 1595 में एस्ट्रोफेल पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, स्पेंसर्स इपिथेल्मियन इज। स्पेंसर की इपिथेल्मियन क्या है, एलेजी है, नैरेटिव पोएम है, वेडिंग हिम है, या सोनेट है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक वेडिंग हिम है। स्पेंसर की इपिथेल्मियन ये वेडिंग हिम है और ये पोएम लिखी गई थी एडमंड स्पेंसर के द्वारा। ये सेलिब्रेशन ऑफ हिज मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयल। स्पेंसर ने अपनी मैरिज को सेलिब्रेट करने के लिए ये पोएम लिखी है एपिथेल्मियन। इनकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ बॉयल। क्वेश्चन नंबर 86, स्पेंसर्स अमोरेटी इज। स्पेंसर की अमोरेटी क्या है, कलेक्शन ऑफ हिज लव है, कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस सॉन्ग्स है, कलेक्शन ऑफ हिज लव सोनेट है, या एलेजी ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी है। क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलेक्शन ऑफ हिज लव सोनेट्स। जो अमोरेटी है ये कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स है। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पेंसर की अमोरेटी ये सीरीज ऑफ 89 सोनेट्स की सीरीज है। कहीं कहीं आपको 88 भी मिलेगा, यहाँ पे 89 सोनेट की सीरीज है अमोरेटी। पब्लिश हुआ है विलियम पोन्सोनबाई के द्वारा 1595 में। अमोरेटी डेडिकेटेड है, इन्होंने डेडिकेट करके लिखी है अपनी पत्नी एलिजाबेथ बॉयल को। द टाइटल अमोरेटी ट्रांसलेट टू लिटिल लव्स या लिटिल क्यूपिड्स। अगर अमोरेटी का ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में तो निकल कर आएगा लिटिल लव्स या लिटिल क्यूपिड्स। द सीक्वेंस क्रोनिकल्स स्पेंसर लव फॉर एलिजाबेथ एंड देयर इवेंचुअल मैरिज।
Question number 87. Spencer wrote a series of sonnets in honor of his lady love, Elizabeth Boyle, whom he married later. What title did he give to this series? स्पेंसर ने लिखी थी एक सीरीज ऑफ सोनेट अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल के सम्मान में। बाद में इन्होंने शादी की थी। उस टाइटल को क्या नाम दिया था? उस सीरीज को क्या नाम दिया था? सीरीज ऑफ सोनेट को अमोरेटी, वीनस एंड एडोनिस, इपिथैलमियन या स्टोफेल एंड स्टेला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमोरेटी। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया है कि अमोरेटी क्या है। 89 सोनेट की सीरीज है और ये जो सोनेट सीरीज है ये डेडिकेटेड किया है अपनी वाइफ एलिजाबेथ बॉयल को। क्वेश्चन नंबर 88. द फेरी क्वीन इज बेसिकली अ मोरल एलेगरी. फ्रॉम whom did स्पेंसर derive दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल एलेगरी? फेरी क्वीन ये मोरल एलेगरी है। अब स्पेंसर ने मोरल एलेगरी का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से डिराइव किया है? प्लेटो से, वॉल्टर पेटर से, होमर से, अरिस्टोटल से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरिस्टोटल से। जो मोरल एलेगरी का कॉन्सेप्ट है स्पेंसर ने डिराइव किया अरिस्टोटल से। क्वेश्चन नंबर 89. स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज. हु सेड? किसने कहा है स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज? स्पेंसर ने कोई भाषा नहीं लिखी है। बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन, ड्राइडन या मैथ्यू अर्नोल्ड? क्वेश्चन नंबर 89. क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन ने कहा स्पेंसर राइट नो लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 90. टू whom did Spencer write a complimentary letter explaining the plan and purpose of his fairy queen? स्पेंसर ने किसको एक लेटर लिखा था, कॉम्प्लीमेंट्री लेटर लिखा था एक्सप्लेन करने के लिए? फेरी क्वीन का पर्पस और उसके प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए एक लेटर लिखा था। किसको लिखा था? सर वॉल्टर रिले, क्वीन एलिजाबेथ, लॉर्ड लेसेस्टर या लॉर्ड ऑरमोंड? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, सर वॉल्टर रिले को लेटर लिखा था फेरी क्वीन का पर्पस और प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।